स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे होने पर भारतीय सेना के वीर जवानों और शहीदों को उनके अदम्य साहस के लिए नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुख दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि उन्होंने दी और आज के दिन को कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान में मनाया जाता है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, कारगिल विजय की 21वीं वर्षगांठ पर मैं भारतीय सशस्त्र बलों के उन बहादुर सैनिकों को सलाम करना चाहता हूं जिन्होंने हाल के इतिहास में दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दुश्मन का मुकाबला किया। तो कारगिल विजय दिवस की 21वीं सालगिरह वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट भी किया है। शहीदों को भी नमन किया गया। इस दौरान तो आज कारगिल विजय दिवस है और दो तस्वीरें आप देखिए। आज कारगिल की विजय गाथा को याद कर देश गर्व महसूस कर रहा है। आज से 21 साल पहले दुश्मन ने जम्मू कश्मीर में कारगिल, द्रास, बटालिक की चोटियों पर बुरी निगाह डाली थी और भारत के वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर इन चोटियों की रक्षा की है। और दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कारगिल विजय दिवस किस तरीके से मनाया जा रहा है। पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से फतेह हासिल करने के बाद जो उत्साह था हमारे जवानों में, वहीं शहीदों को नमन किया गया है। क्योंकि जवानों ने अपने प्राण जो हैं वो न्यौछावर कर दिए थे और इसी कड़ी में उनको शहीदों को नमन किया जा रहा। रक्षा मंत्री ने उनको नमन किया है और बहादुर जवानों को सलाम किया है। तो भारत के वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर इन चोटियों की रक्षा की और इसे पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराया था। भारतीय सेना के सैनिकों के आदम्य साहस और कुर्बानी को याद कर नमन करने के लिए देश में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यानी कि आज 21वीं सालगिरह है कारगिल विजय दिवस की। पहली तस्वीर में आप देखिए कि पाकिस्तान ने किस तरीके से भारत की चोटियों पर अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन बिना किसी डर के, बिना किसी भय के जवानों ने बलिदान देकर कारगिल विजय दिवस यानी कि इस दिन विजय प्राप्त की थी। हालांकि हमारे जवान शहीद भी हुए थे जिन्हें आज नमन भी किया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है और शहीदों को नमन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल के जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए यह भी कहा कि कारगिल विजय दिवस सचमुच में भारत की अद्भुत सैन्य सेवा, परंपरा, अदम्य साहस और बलिदान का उत्सव है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कारगिल की विजय दिलाने वाले जो हमारे सेना के जवान थे, उनकी शहादत सदैव हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करेगी। वही कारगिल दिवस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शहीदों को नमन किया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके लिखा है कि आज के ऑपरेशन विजय को 21 साल पूरे हो गए। कारगिल युद्ध के दौरान भारत के शहीदों को कभी नहीं भूला जाएगा, उसे देश नमन करता है। जय हिंद इसकी के साथ उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। आइए आपको दिखाते हैं सीएम का शहीदों के नाम ये वीडियो। कारगिल ਦਾ ਜੰਗ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਨੇ ਦਿਖਾਈ। ਬੜੀ ਔਖੇ ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਸੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਨੀਚੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੋਲੀਆਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। इस दे दौरान ये बहादुरी जी साडे जवानों ने, साडे ऑफिसर्स ने दिखाई है, मेरा ख्याल एक अनपैरल्ड एक गल हैगी। 4 तो इतने परमवीर चक्र मिले, एक 2 अपने 13 जैक जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स ने, राइफलमैन सी संजय कुमार और एक कैप्टन विक्रम बत्रा, एक फर्स्ट 11 GR तो गुरखा राइफल्स तो लेफ्टिनेंट पांडे और एक 18 ग्रेनेडियर्स तो ग्रेनेडियर यादव और इस तो अलावा 500 के करीब साडे बंदे इत्थे शहीद होए ने और तकरीबन 1200 के करीब साडे जख्मी होए ने। तो ये और जिहड़ी ऑफिसर कैजुअलिटी
ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੈਂਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ 22 ਜਵਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਐਤਕੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜੈਸੇ ਸੈਕੰਡ ਰਾਜਰਿਫ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਫਸਰ ਔਰ ਜਵਾਨ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਰੇਜ਼ਰ ਸ਼ਾਰਪ ਸੀ, ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਈ। ਸਾਡਾ ਡਿਵ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਜਨਰਲ ਮਹਿੰਦਰ ਪੁਰੀ 8 ਡਿਵ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਮਾਂਡਰ, ਸਾਡੇ ਬਟਾਲੀਅਨ ਕਮਾਂਡਰ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਇਹ 16-17 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪਲਟਣਾ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਲਾਈਮੇਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਖੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरोना को लेकर। देश भर में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,470 से अधिक मामले सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या 13,85,000 के पार हो चुकी है और इस महामारी के कारण अब तक 32,090 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं पिछले 24 घंटे में करीब 692 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो लगातार कोरोना का कहर जारी है। कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। देश और दुनिया के साथ प्रदेश में भी इसका कहर देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 692 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो पिछले 24 घंटे में जो रिकॉर्ड किया गया है देश में 48,479 मामले। कोरोना मरीजों की संख्या 13,85,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। हालांकि रिकवरी रेट बढ़ा है, मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौट रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कोरोना का कहर लगातार जारी। तो पिछले 24 घंटे का आंकड़ा स्थिति को चिंताजनक बनाए हुए। स्थिति फिलहाल अभी भी गंभीर है। अगर देश की बात की जाए 48,000 अगर बात करें 24 घंटे में रिकॉर्ड किए गए हैं 48,479 नए केस। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से कोरोना का जो कहर है वो दिखाई दे रहा है। महामारी तेजी से अपने पैर पसार रही है। तो कोरोना मरीजों की संख्या 13,85,000 के पार पहुंच चुकी है। तेजी से आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। पंजाब में भी कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। कैप्टन सरकार लगातार कोरोना को रोकने का प्रयास कर रही है। पंजाब में कोरोना से अब तक 12,680 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 460 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में इस महाबीमारी से मरने वालों की संख्या 290 के पार पहुंच चुकी है। यानी कि देश दुनिया के साथ प्रदेश में भी कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। 290 से ज्यादा मरीजों ने अब तक दम तोड़ दिया है कोरोना से। तो पंजाब में भी 24 घंटे में 460 से अधिक नए मामले सामने आ चुके हैं। तेजी से इन आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा तमाम कोशिशें की जा रही है, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके कोरोना की चेन टूटने का नाम नहीं ले रही। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा, कुल मामले 12,680 के पार पहुंच चुके हैं। यहां भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।
तो पंजाब में 24 घंटे में 460 से अधिक नए मामले सामने आए। पंजाब सरकार ने कोरोना के दौर में आर्थिक दिक्कतें झेल रहे स्कूल अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को फेसबुक लाइव के दौरान कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से साल 2020 और 21 के लिए कोई एडमिशन, री एडमिशन या फिर ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी। प्राइवेट स्कूलों की फीस से अभिभावकों को राहत देने के लिए पंजाब सरकार पहले ही अदालत में मामला उठा रही है। साथ ही उन्होंने ओपन स्कूल के माध्यम से 10वीं करने वाले 31,000 विद्यार्थियों को भी राहत देते हुए कहा कि उन्हें 11वीं कक्षा में प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा। ये विद्यार्थी कोविड-19 संकट के चलते परीक्षाएं नहीं दे पाए हैं। इनकी इंटरनल असेसमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में उनके भविष्य का ध्यान रखते हुए पंजाब सरकार ने उन्हें 11वीं कक्षा में एडमिशन देने का फैसला किया है, लेकिन परिस्थितियां सामान्य होने पर उन्हें 10वीं कक्षा की परीक्षा पास करनी होगी। तो एक बड़ी राहत यहां पर मिली है, विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी राहत है। तो कोई एडमिशन फीस नहीं ली जाएगी, री एडमिशन या ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी। स्कूल मामले पर सीएम का ये बड़ा फैसला, सीएम कैप्टन ने स्कूल मामले पर राहत दी है। विद्यार्थियों के लिए एक राहत की एक अच्छी खबर है ये। तो सीएम कैप्टन ने स्कूल मामले पर ये राहत दी है। ओपन स्कूल के छात्र भी प्रमोट कर दिए जाएंगे, उन्हें 11वीं में प्रमोट कर दिया जाएगा। जो लोग 10वीं में थे, अगर परीक्षा नहीं दे पाए हैं, लेकिन जैसे ही स्थिति सामान्य होगी उनको परीक्षा भी देना होगा। वहीं निजी स्कूलों में फीस की मांग को लेकर पंजाब में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। शनिवार को भी शिवसेना पंजाब के चेयरमैन राजीव टंडन ने सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सांसद रवनीत पर आरोप लगाया है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के समय 24 घंटे जनता की सेवा में रहने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब बच्चों की स्कूल फीस पर वो चुप्पी साधे हुए हैं, जो सरासर गलत है। वहीं उन्होंने पंजाब सरकार से मामले में ऑर्डिनेंस लाने की अपील की है। तो निजी स्कूलों में फीस को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। शिवसेना का रवनीत बिट्टू पर यह आरोप है। तो चुनाव के समय आश्वासन दिया था जनता के बीच रहकर उनकी तमाम समस्याओं को सुलझाने का, लेकिन अब जिस तरीके से वो जनता की समस्या को नहीं सुन रहे हैं, इसको लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। तो सांसद रवनीत के घर का घेराव कर लिया गया। फीस माफी को लेकर, निजी स्कूलों में फीस को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मोहाली में पेट्रोल पंप मालिक जीएस चावला की आत्महत्या का मुद्दा गरमाता जा रहा है। पंजाब के सभी पेट्रोल पंप मालिकों ने 29 जुलाई तक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पेट्रोल बंद करने का ऐलान किया है। संचालकों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की खराब नीतियों से तंग आकर जीएस चावला ने आत्महत्या की थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा और चंडीगढ़ के मुकाबले पंजाब में पेट्रोल डीजल में टैक्स ज्यादा है, जिससे संचालकों का काफी नुकसान उनको झेलना पड़ता है। और वहीं पंजाब पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं सुनेगी तो पेट्रोल पंप अनिश्चितकालीन तक बंद रखेंगे। तो सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया है। 29 जुलाई को पंजाब में बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। हालांकि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा। तो उग्र प्रदर्शन की धमकी भी यहां पर दी है। बटाला के लोग पिछले 10 सालों से सीवरेज की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों ने कई बार समस्या को प्रशासन से अवगत करवाया, लेकिन देर से ही सही कैप्टन सरकार में मंत्री तृप्त राजेंद्र वाजपेयी ने समस्या पर संज्ञान लिया और अब शहर में सीवरेज का जो काम है वो शुरू कर दिया है। लेकिन अब स्थानीय लोगों का आरोप ये है कि प्रशासन कायदे से काम नहीं करवा रही, जिससे समस्या खत्म होने की वजह भविष्य में और भी ज्यादा बढ़ेगी। वहीं अधिकारी का कहना यह भी है कि काम सही से चल रहा है, लेकिन लोग टेक्निकली नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने लोगों से काम को कायदे से करने का आश्वासन भी दिया। तो 10 सालों से सीवरेज समस्या बनी हुई है मुसीबत।
कायदे से प्रशासन काम नहीं कर रहा है। 10 सालों से सीवरेज समस्या मुसीबत बनी हुई है। मंत्री तृप्त राजेंद्र वाजपेयी ने फरियाद सुनी है लोगों की समस्याओं को सुनकर जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे संजू गाने को लेकर। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला पर मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मूसेवाला के खिलाफ अब लुधियाना से वकीलों के एक दल ने लीगल नोटिस भेजा है। 1 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। वकीलों का आरोप है कि संजू गाने में मूसेवाला ने वकीलों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे वकीलों में खासी नाराजगी है। वकीलों ने सिद्धू से तुरंत माफी मांगने को कहा है और अगर सिद्धू माफी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला ने अपने गाने को लेकर अक्सर विवादों में रहते। हालांकि अब वकीलों द्वारा ये नोटिस भी दिया गया है और 1 हफ्ते के अंदर इसमें जवाब मांगा गया है, चूंकि कहा जा रहा है कि इस पूरे गाने में वकीलों के साथ अभद्रता भाषा यानी कि भाषा का इस्तेमाल हुआ है, जिसको लेकर वकीलों में ये रोष है। अगर माफी नहीं मांगी गई तो लीगल नोटिस के बाद अब लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। मूसेवाला के खिलाफ ये लीगल नोटिस जारी कर दिया गया है। बरनाला में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। आरोपी कलयुगी बाप पर अपनी ही बेटी का दुष्कर्म करने का लगा है। बरनाला सिटी थाने के एसएचओ गुलाब सिंह के मुताबिक रामगढ़िया रोड पर रहने वाली एक नाबालिग बच्ची ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। नाबालिग का आरोप है कि उसका पिता उसके साथ लंबे अरसे से उसका यौन शोषण कर रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज करके नाबालिग लड़की का मेडिकल करवाया। आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो समेत दूसरी धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी पिता फरार बताया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की भी जांच कर रही है। आरोपी पिता की भी तलाश जारी है। तो बेटी ने ही अपने पिता पर दुष्कर्म का यहाँ पर आरोप लगाया है। बेटी का कहना है कि काफी वक्त से जो उसका पिता है उसके साथ यौन शोषण कर रहा था, जिसके बाद बेटी पुलिस थाने पहुंची और यहाँ अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी पिता की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। तो पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो पिता ही बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। पिता और बेटी के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये घटना, जहां एक पिता ही अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। तो बेटी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है और शिकायत भी दर्ज कराई। बरवाला नाला की ये पूरी घटना है, जहां पर नाबालिग लड़की ने खुद थाने में शिकायत दर्ज कराई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुक्तसर साहिब के कोट भाई में बदमाशों के हौसले बुलंद है। यहाँ बदमाशों को एक दल दुकानदारों से सामान खरीदता है, सामान खराब होने का हवाला देकर चतुराई से पैसे वापस लेता है। ये घटना कोट भाई के अधिकतर दुकानदारों से, और दुकानदार कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए पुलिस की मदद नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बदमाशों का ये गैंग महज 300 से 400 रुपए की ठगी करता है। लेकिन अब बढ़ते मामलों से परेशान होकर दुकानदारों ने पुलिस से बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और फिलहाल पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो मामला बढ़ने से परेशान हो गए दुकानदार और जिसके बाद उन्होंने पुलिस का सहारा लिया। हम सबने प्राचीन काल के श्रवण कुमार के किस्से तो सुने हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी आदर्श बेटी से मिलवाने जा रहे हैं जिसने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा के लिए श्रवण कुमार की भूमिका में है। गुरदासपुर के बटाला की ये बेटी सभ्यचारक प्रोग्राम करके परिवार का पोषण करती है। दरअसल बूढ़े माँ बाप को उनके 2 बेटे 11 साल पहले अकेले छोड़कर चले गए थे। बुजुर्ग दंपति का एक लड़का शादीशुदा था, लिहाजा उसने अपने पीछे 2 बच्चे और पत्नी भी छोड़ दिए। कुछ समय बाद पत्नी ने भी बच्चों को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। उसके बाद से इस आदर्श बिटिया के कंधों पर माँ बाप के अलावा भाई के 2 बच्चों की भी जिम्मेदारी आ गई। हालांकि कोरोना काल में परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया। उम्र के साथ बुजुर्ग माता पिता बीमारी से ग्रसित हैं, जिसके लिए ये बेबस परिवार प्रशासन और संस्था से आर्थिक मदद की गुहार भी लगातार लगा रहा है।
और तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आर्थिक संकट से ये परिवार जूझ रहा है। चलिए अब नजर डालते हैं खबरें हिमाचल की, और साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 2045 के पास संक्रमित की संख्या पहुंच चुकी है। हिमाचल में कोरोना से 845 से ज्यादा एक्टिव केस है। वहीं इस जानलेवा बीमारी के चलते अब तक 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि अब तक 1170 यानी कि 1170 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। तो प्रदेश में भी लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में 845 से ज़्यादा एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। हालांकि तेज़ी से जो मरीज़ है वो ठीक होकर अपने घर भी लौट रहे हैं। 1170 से ज़्यादा मरीजों ने कोरोना से जंग भी जीत ली है। हिमाचल के चंबा में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शासन और प्रशासन कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए हर संभव कोशिशें कर रहा है, लेकिन लोग कोविड नियम की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। चंबा में एक युवक दूसरे राज्य से आने के बाद होम क्वारंटाइन में था, लेकिन युवक की जांच के बाद वो कोरोना पॉजिटिव निकला। लेकिन डराने वाली बात यह है कि युवक संक्रमित होने के बाद शादी समारोह में गया और सरेआम घूमता रहा। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की और एहतियात के तौर पर प्रशासन ने करिया और मुगला इलाके को सील कर दिया है। अब पुलिस संक्रमित युवक के संपर्क में आने वाले लोगों को भी ढूंढ रही है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।